तलाश, विश्लेषण और मूल्यांकन। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पढ़ते हैं। तलाश कहानी की कथा वस्तु। तलाश कहानी का प्रारंभ रामवीर की मकान की तलाश से शुरू होता है। रामवीर एक व्यापार कर अधिकारी है। पिछले एक सप्ताह से वह गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। चूँकि गेस्ट हाउस की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, वहाँ एक लंबे समय तक ठहरना संभव नहीं होता। ऐसी अवस्था में रामवीर ने तय किया कि वह एक किराए का मकान तलाश लेगा और इत्मीनान से अपने लेखन कार्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। और यहाँ से रामवीर की एक किराए के मकान की तलाश शुरू होती है। वह कई महीने मकान देखता है। कुछ मकान उसको पसंद नहीं आते और कुछ के मालिकों की शर्तें उसे स्वीकार्य नहीं होती। काफ़ी मशक्क़त के बाद रामवीर को एक मकान पसंद आता है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल है। यह मकान किसी गुप्ता का है। गुप्ता भी अन्य मकान मालिकों की तरह रामवीर से उसके बारे में जानकारी लेता है और जब उसे पता चलता है कि रामवीर एक व्यापार कर अधिकारी तो तुरंत मकान किराए पर देने के लिए तैयार हो जाता और इस तरह रामवीर की भी राहत की सांस लेता है। कहानी के मध्य में रामवीर को जिस भयानक समस्या का सामना करना पड़ता है उससे अवगत कराया गया है। रामवीर रामवती को साफ सफाई के लिए लगाता है और उसके काम से खुश होकर रामवीर उसे खाना पकाने का कार्यभार भी सौंप देता है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। गुप्ता की बीवी की जो कर्मकांड में अधिक विश्वास रखती है, उसे रामवती के घर में प्रवेश से आपत्ति है और इसका मुख्य कारण है कि रामवती दलित है। यदि वह घर की वस्तुओं को छुएगी तो संपूर्ण घर अशुद्ध हो जाएगा। इस बारे में गुप्ता की बीवी गुप्ता के कान भरती है। परिणाम स्वरूप गुप्ता रामवीर से रामवती को काम से हटाने को कहता है, किंतु रामवीर जो कि एक तर्कशील व्यक्ति है, गुप्ता को समझाने की कोशिश करता है कि सभी इंसान संविधान के सम्मुख बराबर है और जाति पाति से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। किंतु गुप्ता के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता और वह शर्त रख देता है कि या तो रामवती को काम से हटा दो, नहीं तो कमरा खाली कर दो। कहानी के अंत में रामवीर गुप्ता की बात न मानकर कमरा खाली करने को तैयार हो जाता और उस दिन वह काम पर न जाकर दूसरे मकान की तलाश में जुट जाता। इस कहानी के माध्यम से हमें इस बात की अनुभूति होती कि रोजगार की तलाश में इंसान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है तथा नए स्थान पर तबादला हो जाने से कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घर इंसान की एक मूलभूत आवश्यकता है। इस कहानी में रामवीर भी एक ऐसे मकान की तलाश में है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार और जहां माहौल शांतिमय हो। पढ़ते शीर्षक की सार्थकता। इस कहानी का शीर्षक बहुत ही सटीक और उपयुक्त है। तलाश एक प्रतीकात्मक शीर्षक है जो कि रामवीर की मनोवैज्ञानिक तलाश को प्रतिबिंबित करता है। इसके अलावा इस पूरी कहानी से यही स्पष्ट होता है कि रामवीर की जो समानता की तलाश है वह निरंतर जारी है। इस प्रकार लेखक जयप्रकाश करदम जी इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहते हैं कि दलित संघर्ष की समाप्ति अभी निकट भविष्य में समाप्त होती प्रतीत नहीं होती। इस पूरी कहानी से यही आभास होता है कि यह संघर्ष अभी यूं ही चलता रहेगा। इस समाप्ति के लिए जन चेतना, शिक्षा और निरंतर संघर्ष की बहुत आवश्यकता है। तलाश, आलोचना और विश्लेषण। कोई भी कहानी साहित्य का हिस्सा होती है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि साहित्य की किसी भी विधा की एक व्याख्या देना अन्याय सिद्ध होता है। इसी प्रकार किसी भी कहानी को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाए तो निश्चित रूप से ही अलग अलग व्याख्याएं निकल कर सामने आने लगती हैं। एक कहानी को विभिन्न संदर्भों में पढ़ा जा सकता है। यदि हम तलाश कहानी के संदर्भ की बात करें तो यह कहानी अन्य कहानियों की भांति सरल और सामान्य कहानी नजर आती है जो इसके नायक की दिक्कत को पाठक के लिए सामने रखती है। किसी प्रकार रामवीर को एक नए शहर में किराए के मकान के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु इसी कहानी को यदि दलित विमर्श के नज़रिए से देखा जाए या समझा जाए तो यह कहानी एक गहन समस्या का ज्वालामुखी अपने अंदर समेटे हुए। इस कहानी में दलित होने का जो अभिशाप है उसको बहुत ही मार्मिकता से प्रस्तुत किया गया है। पूरी कहानी में भेदभाव की दृष्टि व्याप्त है। दलित होने की जो बीमारी
है उसका कोई इलाज इस समाज में नज़र नहीं आता। कहा जाता है कि शिक्षा इंसान को जाति पाति के भेद से ऊपर उठा देती है। इस कहानी में जूठन आत्मकथा की झलक भी नजर आती है। जिस प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता कहते हैं, बेटा पढ़ लिख कर अपनी जाति सुधार, उन्होंने भोलेपन में जो बात कही वही सही मायने में एक विवाद खड़ा करती है। रामवीर पढ़ा लिखा बड़ा अफसर बन गया, लेकिन क्या उसकी पढ़ाई और काबिलियत उसके दलित होने के दाग को मिटा पाई? यह कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। भेदभाव का जो नासूर जहनों में गहरा गया है, उसके लिए लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना अति आवश्यक है। यह कहानी उस आज़ाद भारत की कहानी है जिसे आज़ाद हुए कई दशक हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों की मानसिकता जातिवादी की गुलाम नजर आती है। रामवीर बार बार समतामूलक समाज और संविधान की बात करता है। उसके अनुसार सब बराबर है। ये वह कहता है, हमारा संविधान जिससे हमारा देश चलता है, उसकी नज़र में सब बराबर है, कोई छोटा या बड़ा या छूत अछूत नहीं होता। लेकिन गुप्ता जी को तथाकथित सवर्ण जाति या उच्च वर्ग का प्रतिनिधि है और कुछ और ही मूल्यों का अनुसरण करता है। जब रामवीर रामवती के संदर्भ में गुप्ता की बात को खारिज करता है तो क्या हुआ? है तो वह इंसान ही, और फिर वह साफ शुद्ध रहती है। लेकिन इस बात से गुप्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान तो सब हैं साहब, पर इंसान में भेद होता है। सब इंसान बराबर नहीं होता है। हजारों साल से समाज में यह भेद बना हुआ है। समाज के बीच समाज के अनुसार चलता है। गुप्ता ने यदि रामवीर को मकान दिया तो केवल यह जानकर कि वह एक व्यापार कर अधिकारी है। इसमें गुप्ता का स्वार्थ निहित था, परंतु यदि उसे इस बात का आभास हो जाता कि रामवीर एक दलित है तो वह जरूर मकान देने से इनकार कर देता। गुप्ता के हर दिन की शुरुआत मंदिर से होती, चाहे तूफान आए या आंधी। गुप्ता मंदिर में जाना नहीं छोड़ता। वह कहता है कि उसके मोहल्ले में सारे ब्राह्मण और बनिए रहते हैं जो धर्म के कर्म से चलते हैं। लेकिन क्या गुप्ता धर्म इंसान में भेद करना ही सिखाता है? क्या गुप्ता का धर्म इंसान में भेद करना ही सिखाता है? शहर आधुनिकता का प्रतीक होता है, पर जैसा कि कहानी में घटित होता है कि लोगों की सोच अब भी रूढ़िवादी है। तिरस्कार, भेदभाव, जातिवाद का जो जहर है वह अब भी यूं ही समाज में फैला हुआ है। इसे खत्म करने के प्रयास निरंतर होते रहने चाहिए, अन्यथा यह समस्या और अधिक गहरी हो सकती है। लोगों ने आधुनिक रहन सहन, खान पान, शिक्षा को तो अपना लिया, लेकिन अपनी मानसिकता को नहीं बदला। गुप्ता जो कि इस कहानी का पात्र है, अपने आप को सभ्य दिखाने का भरसक प्रयास करता है। रोज मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, तिलक लगवाता है, किंतु वह यह नहीं समझ पाया कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। जिस तरह की सोच वह रखता है उसे केवल जंगली ही कहा जा सकता, सभ्य नहीं। इस कहानी में प्रचलित रूढ़ियों और परंपराओं पर भी बहुत गहरा कटाक्ष किया गया है। वैज्ञानिक युग में जीने वाले लोग एक तरह से मानसिक संकीर्णता के शिकार हैं। समाज के रीति रिवाज लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। हिंदू धर्म कुछ न कुछ बुराइयों का शिकार रहा है, उसमें से भेदभाव की भावना भी एक है। सती प्रथा, समुद्र यात्रा आदि इसके उदाहरण है। इनके ऊपर तो काबू पा लिया गया, परंतु जातिवाद की जो समस्या है जस की तस बनी हुई तलाश। कहानी का उद्देश्य पाठक की सोच बदलना है। गुप्ता कहता है, संविधान से देश चलता है, साफ समाज नहीं। समाज परंपराओं से चलता है, लेकिन जब भी समाज में इन जैसे लोगों पर कोई अत्याचार होता है तो ये लोग कानून की शरण लेकर अपनी आज़ादी को कायम रखते हैं। अपने अधिकारों के लिए संविधान इनको नजर आता है और दूसरों के अधिकारों के लिए समाज के नियमों की बात करते हैं। यह कहानी इस बात पर भी जोर देती है कि संविधान जो कि देश का सर्वोच्च कानून है और जो इसकी अवहेलना करता है उसकी कड़ी सज़ा देनी चाहिए। रामवीर जी जो एक शिक्षित व्यक्तित्व है, परंतु यदि रामवती वाले मामले में कानून का सहारा लेता तो गुप्ता जी की अकल जरूर ठिकाने आ जाती और दोबारा उसकी हिम्मत न होती कि वह खुले तौर पर छूत अछूत की बात करे। यह कहानी इस बात को भी साबित करती है कि जिन दलितों को अवसरों से वंचित रखा जाता था, अब जब उन्हें संविधान द्वारा समानता का अधिकार मिल गया है तो अपनी काबिलियत के दम पर रामवीर जैसे अधिकारी के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। रामवीर एक शिक्षित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता। रामवीर हमेशा इस बात का समर्थक रहा है कि सभी इंसान बराबर है और जाति नाम की कोई
चीज उसे छोटा या बड़ा नहीं बना सकती। दूसरी ओर गुप्ता और उसकी बीवी की सोच को प्रदर्शित किया गया धर्म और शांति और सद्भावना को बढ़ावा देता है, लेकिन यहाँ तो गुप्ता परिवार के दिमाग में परत दर परत भेदभाव भरा हुआ है। गुप्ता की बीवी कहती है, अफसर है तो क्या हमारा धर्म बिगाड़ेगा? जरूरत पड़ने पर उसके मुंह पर चांदी का जूता मारोगे, वो ही काम कर देगा। फिर आरवी सिंह का मुंह हाथ में लेने की क्या जरूरत है? रामवीर इस कहानी में तार्किक सोच का सूचक है और उस आंदोलन का प्रतिनिधि है जो इस समाज में भेदभाव के दलदल से निकलने के लिए अति आवश्यक है। इस कहानी में रामवीर बार बार गुप्ता को समझाने की कोशिश करता है कि ये जात पात ऊंच नीच तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, हमें इनसे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। किंतु गुप्ता के धर्म के अनुसार रामवती चूहड़ी है और चूहड़ी के स्पर्श से गुप्ता का पूरा घर अपवित्र हो जाएगा। रामवीर ने गुप्ता की बात न मानकर कमरा छोड़ने को तैयार हो जाता है और उस दिन ऑफिस न जाकर दूसरे मकान की तलाश में निकल पड़ता है, अर्थात यह भेदभाव के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। रामवीर का कमरा छोड़ने का निर्णय गुप्ता की सोच पर करारा तमाचा है। यदि वह अपने स्वार्थ के लिए रामवती को काम से हटा देता तो शायद वह अपनी नज़रों से गिर जाता। रामवती जैसी इकाई मिलकर ही सैकड़ों और हजारों बनती है, जो किसी समाज में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त होती है। जब तक गुप्ता को रामवीर के दलित होने का आभास नहीं था, तब तक वह उससे गिड़गिड़ा कर बातें कर रहा था, परंतु जब गुप्ता रामवती को काम से हटाने का आग्रह करता है और रामवीर दलील पर दलील दिए जाता है, तो गुप्ता को विश्वास हो जाता है कि हो न हो रामवीर भी दलित है और इसलिए रामवती का इस प्रकार पक्ष ले रहा है। और इस घटना के तुरंत बाद वह दो टूक जवाब दे देता। आप रामवती से ही खाना बनवाना चाहते हो तो आपको मकान खाली करना पड़ेगा। इस कहानी में रामवीर एक दलित के रूप में और रामवती एक अति दलित के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। रामवीर व्यापार का कर अधिकारी इसलिए बावजूद इसके कि वह एक दलित है, गुप्ता जैसे लोग उससे डरते हैं और अदब से बात करते हैं। रामवती जैसे अति दलित को समाज में निम्नतर पायदान पर धकेल दिया गया है। वह दलित वर्ग है जिसके छू लेने मात्र से गुप्ता जैसे पाखंडियों का धर्म डोल जाता है और बिना नहाए उनका पुनः संतुलन स्थापित नहीं होता। यह भी विडंबना है कि जिस प्रकार का समाज श्रमभंगी समाज करता है, उसका मूल्य जितना समाज को देना चाहिए नहीं देता। बजाय इसके कि उसको सम्मान दिया जाए, उसे केवल ठोकरें ही मिलती हैं। भारतीय उच्च वर्ग इंग्लैंड में जाकर और या अमेरिका में जाकर गटर सफाई का काम स्वेच्छा से कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे श्रम का मूल्य अर्थात वेतन बहुत अधिक मिलता। लेकिन यह भारत ही ऐसा महान देश है जो सफाई और शुचिता पर सर्वाधिक पाखंड करता है, लेकिन यहाँ के सफाई कर्मचारियों को इतना वेतन देने को तैयार नहीं है कि वे अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके। गुप्ता की बीवी जिस पवित्रता की बात करती है, क्या वह सत्तो और रामवती जैसी औरत के बिना संभव है? ये लोग धरती के नर्क की हर रोज सफाई करते हैं। कायदे से इन लोगों का सत्कार किया जाना चाहिए, किंतु बदले में इन्हें मिलता है छुआछूत का व्यवहार, दूर कर हटाने का अपमान। यदि ये लोग एक दिन की हड़ताल कर दें तो निश्चित रूप से शहर में महामारी फैल जाएगी और धर्म के नाम पर भेदभाव करने वाले लोग को कोई देवी या देवता या फिर भगवान बचाने नहीं आएगा। जयप्रकाश जी की इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहिए कि दलित समुदाय बृहत्तर समाज का अंग है। वह बृहत्तर समाज यदि दलित समुदाय के दुख सुख से अपरिचित है तो इसे साहित्य या अन्य माध्यमों द्वारा परिचित होना चाहिए और दलितों की मानवीय अस्मिता के प्रति बृहत्तर समाज की संवेदना जागृत होनी चाहिए, जिसमें दलित साहित्य की बात हो सकती है। इस कहानी में जयप्रकाश करदम जी आत्म अनुभूति या अपनी भोगी पीड़ा रामवीर और रामवती के किरदार में साफ झलकती है, जबकि गैर दलित लेखकों की रचनात्मकता में दलित समुदाय के प्रति केवल सहानुभूति है।
गुप्ता इंसानियत से ज़्यादा जन्म और आनुवंशिकता पर विश्वास रखता है। लेखक ने यह वैज्ञानिक सवाल भी खड़ा किया है कि जब हम आधुनिक ज्ञान विज्ञान द्वारा अवलोकित इस तर्क, तथ्य और सच्चाई को मानते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता का कम, सामाजिक, पर्यावरण और शिक्षा का योगदान ज़्यादा है, तो इसी तर्क से इस बात को भी मानना होगा कि मनुष्य का जन्म कहाँ होगा यह तो उसके वश में नहीं, लेकिन जीवन में अपने व्यक्तित्व की दिशा अपनी चेतना के सहारे निर्धारित करना तो काफ़ी हद तक उसके बस में है। यदि बुद्ध का यह संदेश सच है कि आप अपदीपो भव, और यदि बुद्ध स्वयं राज परिवार में जन्म लेकर भी जीवन के सुखों को छोड़कर मानव की मुक्ति मार्ग पर चले और मानवता के आदर्श बने तो आधुनिक काल में ज्ञान विज्ञान व मानवीय चेतना के विकास के संदर्भ में इस बात की संभावना और भी बढ़ जाती है। इसे प्रबुद्ध और मानवतावादी चेतना से अनुप्राणित लेखक स्वयं उत्पीड़ित न होकर भी उत्पीड़ितों से स्वयं को जोड़े। तलाश अनुभावनात्मक संवेदना और सामाजिक यथार्थ। दलित साहित्य की मुख्य विशेषता जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्ति प्रदान करना है। इसमें रचनाकार अपने तथा अपने आसपास के जीवन के अनुभवों, सामाजिक व्यवहार और जीवन में घटित घटनाओं का पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। दलित साहित्य ने उन सामाजिक आयामों को रचना में जगह दी है जो साहित्य में अनदेखे कर दिए गए। उदाहरण के रूप में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पहलू। यदि साहित्य इन सब बिंदुओं को अपने में प्रतिबिंबित नहीं करता है तो वो अपने उद्देश्यों से मुंह मोड़ लेता है। तलाश कहानी जयप्रकाश कर्दम जी के अनुभवों पर आधारित है। इस कहानी में उन्होंने अपने साथ बीती घटनाओं, प्रसंगों और समाज में प्रचलित जाति आधारित भेदभाव और प्रताड़ना को जगह दी है। भारतीय समाज की जाति आधारित संरचना दलित के शोषण का मुख्य कारण है। इस समाज में उपस्थित भेदभाव के कारण एक दलित अमानवीय जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि जयप्रकाश जी की रोजगार यात्रा बहुत लंबी रही है। उनको तबादलों के दौरान एक शहर से दूसरे शहर अलग अलग स्थान पर जाना पड़ता था। उनको एक दलित होने के नाते किराए के मकान तलाशने में जिन असुविधाओं का सामना करना पड़ा उसका लेखा जोखा उन्होंने इस कहानी में दिया है। जिस तरह दलित को किसी नई जगह जाने पर रहने के लिए सवर्ण उच्च वर्गीय लोग अपने मोहल्लों में किराए पर मकान नहीं देते, उसी प्रकार के अनुभव जयप्रकाश जी को कई स्थानों पर मिले। उन्हें रहने के लिए मकान नहीं मिला। उनसे सवर्णों द्वारा बार बार जाति पूछी गई। दलित बिरादरी की जानकारी मिलते ही जातीय लोग किराए पर मकान देने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। छुआछूत और भेदभाव के अनुभव अंततः मानसिक हृदयहीन बोध में बदल जाते हैं। इसके अतिरिक्त जाति आधारित भेदभाव एवं मानसिक उत्पीड़न की प्रक्रिया से गुजरने वाले दलितों के अनुभव कर्दम जी महसूस करते रहे हैं। तलाश कहानी का रामवीर कोई और नहीं अपितु जयप्रकाश जी स्वयं हैं। कहानी में सृजित रामवीर और रामवती दोनों चरित्र तत्कालीन समय में कहानीकार के अनुबंधों से निर्मित जीवन संदर्भ और मानसिक स्थिति को उजागर करते हैं। तो ये स्टोरी यहाँ पे सब कंप्लीट हो गया है पेपर 11 का।